Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जिस तरह से कल झटका दिया है टैरिफ और पेनाल्टी की बात करके और आज बदतमीजी से भरा पोस्ट किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अहमद फराज का वो शेर याद करना चाहिए कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि डिप्लोमेसी में हाथ मिलाना, गले मिलना, माय फ्रेंड करके लिखना, यह सब किसी काम नहीं आता। ये किसी काम नहीं आता कि आप अपनी बहुत ज्यादा करीबी दिखाते हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचाते हैं, गले पड़ते हैं। अभी आपने स्ट्रेमर के साथ जिस तरह से मोदी जी मिले थे, जबरदस्ती हाथ मिलाने और गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हाल में ही देखा है। अल अरबिया ने उसको पोस्ट किया और पोस्ट इसलिए किया कि उसको मोदी जी का मजाक उड़ाना था, वरना उसका कोई मतलब नहीं था कि वो वीडियो पोस्ट किया जाए। तो ऐसी हरकतों से आपका मजाक जरूर उड़ता है, लेकिन कोई दोस्ती मजबूत नहीं होती। अगर दोस्ती मजबूत होनी होती तो जब शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे अहमदाबाद में, उसके बाद वो पक्का दोस्त आपका बन जाता। लेकिन वो पक्का दोस्त छोड़ दीजिए, लगभग दुश्मनी निभाता है जब पाकिस्तान के साथ आपकी स्कर्मिश होती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कल ट्रुथ सोशल पर आया, उसको बहुत गौर से पढ़े जाने की जरूरत है। 25% टैरिफ की बात तो वो करता ही है। रूस के साथ जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो मुल्क ट्रेड कर रहे हैं, उनकी बात करता है, पेनाल्टी की बात करता है। लेकिन अब आप देखिए, उसने ब्राजील से कहा, इसी तरह की भाषा में ब्राजील के लिए लिखा, ब्राजील ने घंटे भर के भीतर पलट के दे मारा, उसी तीखी भाषा में जवाब दे दिया। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए लिखा, उनमें से कई कंट्रीज ने जबरदस्त जवाब दिया। और कल चाइना का ट्वीट आता है, चाइना का ऑफिशियल ट्वीट आता है, जिसका एक ही मतलब है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो। भारत सरकार जवाब भी नहीं दे पाती है। एक अनसिग्नेचर्ड, जिसमें कोई हस्ताक्षर नहीं है, केवल सीरियल नंबर दिया गया है, बयान जारी होता है, जिस बयान का कोई खास मतलब नहीं है। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तब तक भारत सरकार की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिली है जिससे हमें लगे कि अमेरिका के सामने पूरी ताकत के साथ भारत सरकार खड़े होने को तैयार है। और आप देखिए, सुबह सुबह एक और घटिया ट्वीट आता है। ये तो है ही कि अमेरिका के इतिहास में अब तक इससे ज्यादा घटिया आदमी राष्ट्रपति नहीं बना, ये तो है। लेकिन वो घटिया आदमी घटिया ट्वीट करता है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को डूबी हुई, डेड, मरी हुई अर्थव्यवस्था कहता है। जिस ट्वीट का मतलब है कि भारत और रशिया एक साथ भाड़ में जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भाषा है, अगर आप पूरा देख लें ये ट्वीट, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। मुझे बस यही फर्क पड़ता है कि वे मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को, मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को कैसे गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, जो वहां अभी भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, रशिया में रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में भी घटिया बातें की हैं और उनको एक तरह से धमकी दी है। आप देखिए, रशिया से तेल अकेले हम नहीं खरीद रहे, रशिया से तेल बहुत सारे देश खरीद रहे। और भाई, जिसको जहां से सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदेगा, इसमें गलत क्या है। चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है और चाइना ने साफ साफ जवाब दिया ट्रंप को कि हम अपने मुल्क की जरूरत के हिसाब से तेल खरीदते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना भी टैरिफ लगाओ। और अभी तक चाइना का टैरिफ फाइनल नहीं किया गया है। यहां हालत यह है कि कल रात को घोषणा हो जाती है और 1 तारीख से हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लग जाएगा। 25% तो सिर्फ टैरिफ है, इसके बाद कितनी पेनाल्टी लगेगी यह भी देखने वाली बात होगी। यह 100% तक जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, मैं एकदम नहीं कह रहा। सवाल यह है कि हमारे देश की इज्जत पर हमला हो रहा है, हमारे देश की अस्मिता पर हमला हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है और जानबूझकर
पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की वो तारीफ करता है, जिसके बाद शहबाज शरीफ का पोस्ट आता है जिसमें वो शुक्रिया कहता है, और उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान में जो नए तेल के ठिकाने मिले हैं, इसके बारे में पहले खबर आई थी, अब मिले हैं कि नहीं मिले हैं ये भविष्य में पता चलेगा। उन तेल ठिकानों को डेवलप करने के लिए हम काम करेंगे, और डेवलप करने के साथ साथ यह भी लिखा है कि हो सकता है कल भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। भाई, भारत को जहां से सस्ता पड़ेगा तेल खरीदेगा, तुम कौन होते हो? लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत में डंका बजने की थ्योरी बहुत चलाई गई, और यह डंका बजने की थ्योरी सबसे ज्यादा अमेरिका को लेकर चलाई गई। आपको याद होगा ओबामा के बारे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि उनसे तू तड़ाम में बातचीत होती है। अरे, ओबामा को हिंदी नहीं आती, आपको अंग्रेजी नहीं आती, कौन से तू तड़ाम में आप बात करते होंगे? लेकिन यहां पर माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और ट्रंप तो ऐसा लगता था कि मोदी जी के सगे भाई हैं, या रिश्ते के भाई तो कम से कम हैं ही। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के लिए यहां यज्ञ हो रहा था। मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहां से अब की बार ट्रंप सरकार करते हैं, जो दुनिया में कहीं भी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं माना जाता है। दूसरे देश में कौन सा राष्ट्रपति चुना जाए, कौन सा राष्ट्रपति ना चुना जाए, ये उस देश की जनता तय करती है। एक देश के प्रधानमंत्री का कोई हक नहीं है कि वो दूसरे देश में जाकर प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए कहे अब की बार फलाना की सरकार। ये आपको अपने देश में करना था, लेकिन चुनाव प्रचार की ऐसी आदत है कि अमेरिका में जाकर कहे आए अब की बार ट्रंप सरकार। आप हालत देखिए, 2019 का एक ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, स्मिता प्रकाश का। ये 24 सितंबर 2019 का ट्वीट है। इसमें कह रही हैं कि ट्रंप ने कहा कि मोदी जो है फादर ऑफ इंडिया है। ट्रंप निरा बेवकूफ है। ट्रंप कौन होता है फादर ऑफ इंडिया तय करने वाला? भारत में फादर ऑफ इंडिया, राष्ट्रपिता जो है वो केवल महात्मा गांधी को कहा जाता है। वो भी कोई संवैधानिक मामला नहीं है। नेहरू जी ने संविधान में नहीं लिख दिया कि महात्मा गांधी को कहना पड़ेगा आपको राष्ट्रपिता। वो तो सुभाष बाबू ने उनको फादर ऑफ नेशन कह के खत लिखा था, जिसके बाद लोग राष्ट्रपिता कहने लगे थे। इस तरह की कोई पदवी हमारे देश में नहीं है। लेकिन चमचागिरी आप देखिए, उस चमचागिरी में स्मिता प्रकाश इतना आगे निकल गई कि कहती हैं कि ट्रंप कहता है कि मोदी जी फादर ऑफ इंडिया है। आप देखिए, उसके बाद मोदी जी जाते हैं और भाषण क्या देते हैं। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। हो गया अमेरिका के साथ विकास, हो गया अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता बनाने और डंका बजवाने का किस्सा साफ समझ में तो तभी आ गया था जब मोदी जी गए थे अमेरिका। ट्रंप जो छोटे से छोटे देश के राष्ट्रपति के आने पर भी अपने दरवाजे पर आकर उनका स्वागत करता था, मोदी जी का स्वागत नहीं किया था। समझ तभी जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी उसके बाद भी गले पड़ते रहे, और आज हालत यह है कि ट्रंप जो है वो सीधे सीधे सारी दुनिया के सामने भारत को बेइज्जत कर रहा है। ये विश्व गुरु बनने चले थे, ये भारत का डंका बजवाने चले थे, और भारत की लंका लगवाने में एकदम सफल लग रहे हैं। एकदम साफ लग रहा है कि भारत को किस तरह से इन्होंने दुनिया में झुका दिया है। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं, घटना याद दिलाता हूं। नेहरू या फिर इंदिरा गांधी की बात करूंगा तो आपको लगेगा हमेशा एक ही तरह की बात करते हैं। मैं बात करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो इन्हीं के पार्टी के थे। देखिए, जब भारत की बात करनी होती है तो जो प्रधानमंत्री हैं सब हमारे हैं, चाहे उनसे वैचारिक विरोध हो या नहीं हो। इसीलिए पाकिस्तान के साथ जब स्कर्मिश हुई तो हम लोग, सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, उनके पीछे खड़े थे कि ठीक है, आप लड़ लीजिए पाकिस्तान से। तो मैं किस्सा सुना रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का। 1998 की बात है। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और उसके लघुओं भगुओं ने मिलकर हमारे ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए। उनको लगा था कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो भारत टूट जाएगा। लेकिन भाई साहब, भारत 100 करोड़ लोगों का देश है, शानदार मार्केट है हमारे पास, प्रतिभा है हमारे पास, क्या नहीं है। खेती हमारी शानदार है। एक जमाने में इंडस्ट्री शानदार रही है। जब तक सब कुछ अदानी और अंबानी की गोद में नहीं डाल दिया गया, तब तक एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री रही है हमारे पास। सब कुछ है हमारे पास।
तो 1998 में अमेरिका और उसके लघुओं भगुओं ने जो सैंक्शन लगाया, हिंदुस्तान ने एक होकर उसका मुकाबला किया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद 2004 के बाद मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों से दुनिया भर में दोस्त बनाए, गैर अमेरिकी दोस्त बनाए, अमेरिका के लघुओं भगुओं से अलग लोगों को दोस्त बनाया और फाइनली वो सैंक्शन अमेरिका को वापस लेना पड़ा। उन सैंक्शंस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये होती है मुल्क की ताकत। लेकिन इस ताकत के लिए जरूरी होता है तेज दिमाग, शानदार डिप्लोमेसी और अपनी जनता के ऊपर भरोसा। यहां तो डिप्लोमेसी क्या है आप समझिए। आप चले थे पाकिस्तान को अलग थलग करने। आज कंडीशन क्या है? आज कंडीशन यह है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का भी करीबी है और चाइना का भी करीबी है। रशिया से भी उसके रिश्ते खराब नहीं है और आप चाइना से आपके रिश्ते खराब हैं। अब भाग भाग के कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। रक्षा मंत्री चले गए सीईओ की मीटिंग में, उसके बाद विदेश मंत्री चले गए और चाइना से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया कह रही है, सुशांत सिंह का आर्टिकल था जिसमें वो बता रहे थे कि चाइना की शर्तों पर आप जो है समझौते चाइना के साथ करने जा रहे हैं। तो चाइना आपका दोस्त नहीं है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में आपने देख लिया। अमेरिका के पीछे आप पड़े रहे, आप अमेरिका का करीबी दिखने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, वो भी संभव नहीं हुआ। कल के बयान से और कल के पहले तमाम बयानों से जब वो 30 बार कह चुका है कि मैंने युद्ध रुकवाया, तो बहुत सीधी सी बात है कि वो आपकी कोई इज्जत नहीं करता। तो अमेरिका भी आपका दोस्त नहीं है। चलिए, अच्छा हुआ ब्रिटेन के साथ आपकी ट्रेड डील हो गई। अब आप फिलीपाइन जा रहे हैं, पता नहीं फिलीपीन से आप कौन सी डील करके ले आएंगे, वहां से हमें क्या मिलने वाला है। हो सकता है कि अडानी जी का कोई बिजनेस वहां शुरू होना हो जिसके लिए माहौल बनाने जा रहे हो। मॉरिशस में अभी अडानी जी का बिजनेस शुरू हो गया। तो पूरा देश अगर लगा दिया जाएगा सिर्फ अडानी जी का बिजनेस शुरू करवाने पर, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। हर चीज अगर केवल इसलिए होगी कि वोट मिल जाए, हर चीज को बाजार में बेचना होगा, हर चीज से अडानी को फायदा मिले और माहौल ऐसा बने कि वोट मिल जाए, डंका बजना दिखाना है। विदेश में जाइए, वहां जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं 150 को जुटा लीजिए और फिर वो रो रो के कहें कि मोदी जी से हाथ मिलाया है तो अब मैं हाथ नहीं धोऊंगी। अरे भाई, ब्रिटेन में तो जो सुबह सुबह जाना होता है आपको, उसके लिए पानी नहीं कागज का उपयोग किया जाता है। क्या उसके बाद भी आप हाथ नहीं धुलेंगे? क्या बेवकूफों वाली बात है। लेकिन 50 लोगों को इकट्ठा करके फालतू के गाने बजाने होते हैं, वहां पर मोदी जी होता है और उसको टीवी चैनल ऐसे दिखाते हैं जैसे सारी दुनिया मोदी जी के पीछे भाग रही है। अरे भाई, अगर इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी ही मोदी जी का स्वागत करने आ रहे हैं, 10 अंग्रेज नहीं दिख रहे हैं उसमें स्वागत करते हुए, तो इसमें दुनिया में डंका कैसे बजा? ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, विदेश कहीं घूमने जाऊं, वहां गोरखपुर के 4 लोग मिल जाएं, उनके साथ बैठ के चाय पी लूं, फोटो खिंचा के कहूं कि देखो सारी दुनिया मुझे चाय पिलाती है। लेकिन आपने पीआर एजेंसी बना के रखा है सरकार को, इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रखा हुआ है सरकार चलाने को और डिप्लोमेसी को, जिसका नतीजा यह है कि यह भारी बेइज्जती हमारे देश को सहनी पड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आज भी अगर मोदी जी वाकई दिमाग से काम लें, अपने जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनसे सलाह लें, जो भारत की ट्रेडिशनल दोस्तियां रही हैं उनको जिंदा करने की कोशिश करें और कम से कम भारत की सारी जनता को साथ लेके चले, हिंदू मुसलमान का खेल बंद कराएं, तो हमारी इकॉनमी में, हमारे देश में इतनी ताकत है कि हम अमेरिका का शानदार तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। नुकसान अगर हिंदुस्तान का होगा तो अमेरिका का भी होगा, लेकिन सब जानते हैं कि यह नहीं होगा। जब राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आप देख लीजिए 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं उसका बयान आए हुए और अभी तक भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक बिना नाखून वाला बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा सा यह है कि आप एक बार फिर सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप तो चाहता है कि एग्रीकल्चर आप उसके लिए खोल दें, डेयरी आप खोल दें। डर आपका यह है कि एग्रीकल्चर डेयरी खोल दिया तो देश के अंदर किसान और जो आम लोग हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना। लेकिन हालत यह है कि आप खुलकर यह भी नहीं कह पा रहे। आप सोचिए, वो लगातार कह रहा है रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, ईरान से तेल खरीदना बंद कीजिए। अभी उसने 6 हमारी कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है जो ईरान से तेल खरीदती थी, या आरोप है कि ईरान से तेल खरीदती थी। अरे भाई,
ईरान से हम ट्रेडिशनली तेल खरीदते रहे हैं। जब तेल संकट था दुनिया में तब ईरान ने हमें तेल दिया है। ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता है, रशिया से हमें सस्ता तेल मिलता है। पिछले साल रशिया से तेल खरीद के हमने यूरोप को बेचा और प्रॉफिट कमाया। यह अलग बात है, जनता को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सेठों को फायदा तो हुआ। तो अपने देश का हित हम नहीं देखें, हम अमेरिका से 1.5 गुने दाम पे तेल खरीदें और अपने यहां महंगाई को 4 गुना हो जाने दें। महंगाई की हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन संसद के अंदर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, समोसे का मुद्दा। कि समोसा महंगा हो रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग समोसे की कीमत है। अरे भाई, सिलेंडर का दाम कम करवा दो, आलू का दाम कम करवा दो, मैदे का दाम कम करवा दो, तेल का दाम कम करवा दो, समोसे का दाम कम हो जाएगा। सब कुछ महंगा होता रहेगा तो समोसा कहां से सस्ता हो जाएगा? और समोसे के अलावा दुनिया में कोई समस्या है कि नहीं है? तो इस तरह के सांसद जिसके आसपास हों, जो लोकसभा के अंदर समोसे पर सवाल उठाते हों और महंगाई पर चुप रह जाते हों, जिसके आसपास ऐसे सलाहकार हों जो सिर्फ हां में हां मिलाना जानते हो, वाह मोदी जी वाह करना जानते हो, और सबसे बड़ी बात जिसके पास ऐसी मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, जो आज रात को हो सकता है यह भी सिद्ध कर दे कि ये जो टैरिफ है, ये जो हमारा अपमान हुआ है, वो भी भारत के लिए बहुत अच्छा है, तो फिर सत्यानाश से कोई नहीं रोक सकता है। एक शेर से बात शुरू की थी, एक शेर से बात खत्म करता हूं। शायर हैं हफीज बनारसी और शेर है, दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं। दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। तो ऐसे दोस्त हुए तुम दोस्त जिनके, ऐसे दोस्त जो मोदी जी के हैं, वो भारत के लिए कितने खतरनाक हैं आप समझ सकते हैं। 11 साल से डिप्लोमेसी के नाम पर गले मिलने, गले पड़ने और जबरदस्ती फोटो खिंचाने वगैरह का तमाशा चलाया गया है, डंका बजाने का भरम फैलाया गया है, वो अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है। टूटे ना टूटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब इसका असर हमारे देश पर होता है। फर्क तब पड़ता है जब इनकी इन हरकतों की वजह से मेरे देश की बेइज्जती होती है। आपको पड़ता है फर्क? बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।